ओके बच्चे, देखो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 जो कि हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन केमिस्ट्री का। ठीक है। ये आपके चैप्टर का नाम है, ऐसा कुछ और मत समझ लेना, किसी और चीज़ का ये सॉल्यूशन नहीं है, नाम है। ओके देखो, तो इसके पहले आपने पढ़ा था सॉल्युबिलिटी, है ना। हम जो है वो सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़े थे और हमें सिर्फ दो तरीके की हमें सॉल्युबिलिटी पढ़नी थी। ठीक है, डिस्कस करते हैं। चलो देखो स्टार्ट करते हैं। देखो जी, स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर पे पता नहीं कैसे क्या पढ़ाई करते हो, बट आप हम हमेशा मोस्टली कमेंट होते हैं सर नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट वीडियो। बट अगर हम बात करें नंबर ऑफ मतलब टाइम, मतलब वो अगर हम व्यूज़ की बात करें, है ना, कि जो वॉच मिनट है वो अगर कितना है तो देखते हैं बहुत ही कम होता है, व्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, वॉच टाइम कम होता है। तो इसका मतलब है कि आप मेरे ख्याल से एक एक दो दो मिनट का वीडियो देखते हो और एक एक दो दो मिनट के वीडियो को देख करके आप कमेंट करते हो सर नेक्स्ट वीडियो। अब पता नहीं कैसे क्या पढ़ाई करते हो, फिर बाद में वो पढ़ता है जो भी आप, पता नहीं आप क्या करते हो, बट ये चीज़ ऐसे वर्क नहीं करता बच्चे। ठीक है ना, आपको पढ़ना पड़ेगा। और आपने अगर वीडियो से रिलेटेड टॉपिक अगर आपने सीख ली, आपने इस टॉपिक को अगर सीख लिया है तो आपको वीडियो को बंद करके, अगर आपको लगता है, आप अगर ओवर कॉन्फिडेंट हो तो आपको वीडियो को बंद करके, आपको अपने कॉपी को बंद करके आपको फिर से उस टॉपिक को दोबारा अपनी कॉपी में लिख करके देखो कि क्या आप लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो, आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन को कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। देन अगर आप कर पा रहे हो देन फिर ठीक है, फाइन है। आप अगर कमेंट कर रहे हो देन ठीक है ना। लेकिन आप पता नहीं कैसे पढ़ाई कर रहे हो, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलो वो आप पता नहीं आप क्या सोच करके कर रहे हो ऐसा, या जो भी कर रहे हो। नेक्स्ट चैप्टर देखो होगा क्या, एटलीस्ट सारे के सारे टॉपिक खत्म होते जाएंगे, आप कमेंट करते जाओगे सर नेक्स्ट चैप्टर। देखो यार, हमें नेक्स्ट चैप्टर में तो आना ही है ना, हमें भी तो जल्दी है ना चैप्टर सारे के सारे सिलेबस को जल्दी से कंप्लीट कराने की। ठीक है, इसलिए तो हम एक एक दिन में लगभग 3 3 वीडियो डाल रहे हैं, मतलब हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर के, और अच्छे अच्छे लेंथ के डाल रहे हैं। तो आप चीज़ों को पढ़ो, थोड़ा सा आप चीज़ों को एनालाइज करो अपने आप से, है ना। थोड़ा सा अपने माइंड को रेस्ट करो कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें सोच करके थोड़ी सी चलो आप, है ना। चलो देखो स्टार्ट करते, बहुत हो गया लेक्चर। ओके देखो बच्चे, हमने सॉल्युबिलिटी की बात करी थी, इसके पहले में हमने कहा था सॉल्युबिलिटी। और हमने सॉल्युबिलिटी हम दो तरीके से हमने पढ़ा। फर्स्ट में हमने पढ़ा क्या, कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, जो कि हम ये पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं ना। नाउ नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, है ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब किसी भी लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी क्या है, कैसे बढ़ाई जा सकती है, कैसे कम करी जा सकती है, ये सब सारी चीज़ देखेंगे। अब हम ये पढ़ने वाले हैं, हम ये ऑलरेडी हम इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वहाँ से हमने कॉन्सेप्ट बताए हैं कुछ आपके लिए, चार्टिलियर्स प्रिंसिपल या फिर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे थोड़ी सी कॉन्सेप्ट का यूज़ हुआ है, हमने वहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली ना। हम ये डिस्कस करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज या फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। ओके, स्टार्ट किया जाए। पेन और कॉपी आपने निकाल लिया है, नोट बनाना आप स्टार्ट करो, चीज़ों को समझते चलो और चीज़ों को लिखते हुए भी चलो। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। ओके, आपने हेडिंग लगा लिया। देखो जी, सिंपल सी बात है, आपने कहा कि सर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, है ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो इसका मतलब है कि सेम वही चीज़ आप फिर से बता दो कि आप यहाँ पर जो सॉल्वेंट ले रहे हो, सॉल्वेंट आपका क्या है, एज अ एक लिक्विड है ना। और आप जो सॉल्यूट ले रहे हो वो आपका एक गैस हो गया, यानी कि अब आप लिक्विड में किसी गैस को मिक्स कर रहे हो। आपने इसके एग्जांपल देखे हैं डेली लाइफ में, देखते हो बच्चे, डेली लाइफ में आप इसके एग्जांपल देखते हो। आपने कभी कोक पिया है, ठीक है, तो उस कोक में या उस थम्सअप में या उस स्प्राइट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है। ठीक है, गैसेस भरी जाती हैं, हाई प्रेशर पर गैसेस भरी, वो हाई प्रेशर कैसे क्या होता है अभी हम आगे समझेंगे। ठीक है, या फिर आपने जितने भी नदी हैं, तालाबें हैं, जो भी ओशियंस हैं, जो भी सी हैं, तो उन सभी के वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस हमारा डिसॉल्व होता है, मिला हुआ होता है। समझ रहे हो, ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व होता है। तो हम वही सारे हम एग्जांपल्स जो हैं, वही सारी उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे ये चीज़ें पढ़ने वाले ना। मतलब किसी लिक्विड में हम किसी गैस को डिसॉल्व कर सकते हैं, या और ज़्यादा डिसॉल्व कैसे कर सकते हैं, क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का, क्या इफेक्ट पड़ता है प्रेशर का, ये सारी बातें हम यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, देखो, तो हमने कहा सर कि जो गैसेज हैं, है ना, हमारी कोई भी, अगर मान लो कि कोई भी गैसेज है, तो वाटर में डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो गैसेज होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में डिसॉल्व होती हैं। ठीक है, देखो जी, पहला पॉइंट क्या है कि जो आपकी जो गैसेज होती हैं डिसॉल्व वाटर में,
वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंट में डिसॉल्व होती हैं। क्या मतलब है इसका? जैसे आपने कहा सर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे वाटर में डिसॉल्व नहीं होती, बहुत ही कम अमाउंट में डिसॉल्व होती है। लेकिन अगर हम उस ऑक्सीजन की जगह अगर हम HCl को ले लें, है ना, HCl को अगर हम अपने वाटर में मिलाते हैं तो HCl की जो डिसोल्यूशन जो अमाउंट होगी, HCl का जो अमाउंट होगा डिसॉल्व होने का वाटर में, वो एज कंपेरिजन टू ऑक्सीजन ज़्यादा होगा। ठीक है ना। तो इसी बात को आप लिख लो। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा सर कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर इन अ स्मॉल अमाउंट। ठीक है, अच्छा ये तो हमने ऑक्सीजन की बात कर ली। लेकिन अगर हम बात करते हैं अगर HCl की, ठीक है, तो HCl क्या होगा? HCl इज हाईली सॉल्युबल या डिसॉल्व इन वाटर। ये थोड़ा ज़्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में। सॉल्युबल होने का मतलब समझ रहे हो कि गैसेज जो हैं वो ज़्यादा अमाउंट में मिली हुई रहेंगी। ठीक है ना। HCl इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। देखो ये सब बेसिक चीज़ें, इनके लिए आपको एक्स्ट्रा दिमाग यूज़ नहीं करना है, ये सब हमारी डेली लाइफ में होती हैं, बस एज अ हम उनको जानते नहीं हैं। ठीक है ना। पढ़ रहे हो तो अब आप ये जान गए तो आप उसको अपने माइंड में हमेशा के लिए रख लेना है। ठीक है। अच्छा अब देखो, तो इसका मतलब है, देखो जैसे कि हमने वो याद है आपको लाइक डिसॉल्व लाइक वो वाला टर्म याद है, तो इसमें भी समथिंग कुछ वैसा ही कंडीशन होता है। ठीक है, कि हमारा जो पोलर है वो पोलर वाले सॉल्वेंट में आराम से बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर वाले सॉल्वेंट में बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, मतलब अपने अकॉर्डिंग डिसॉल्व होगा। तो इसमें भी लगभग हम वही वाली कंडीशन लेकर के चल सकते हैं। समझ में आ रही बात? जैसे हमने आपको पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखा है पिछला वाला वीडियो तो जाकर के देखो, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो अगर आप देखोगे तब जाकर के आपको समझ में आएगा। ठीक है, ओके तो ये आपने बता दिया। ठीक है ना। सिमिलरली जैसे और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करो, मान लो अगर हम अब ऑक्सीजन को मान लो अगर हम किसी दूसरे उसमें सॉल्वेंट में अगर घोलना चाहें, जैसे कि अल्कोहल में घोलना चाहें ना, तो अब वो ज़्यादा घुलेगा। ठीक है, ऑक्सीजन को अगर हम अल्कोहल में अगर हम घोलें, ऑक्सीजन जो हमारी गैस है उस ऑक्सीजन को अगर हम अल्कोहल में अगर हम डिसॉल्व करें तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजन को भी अगर हम अल्कोहल में अगर हम डिसॉल्व करते हैं तो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिसॉल्व हो जाएगा। तो इसका क्या रिजल्ट निकल रहा है? इसका रिजल्ट यही निकल रहा है कि पोलर लाइक डिसॉल्व लाइक, जैसे कि आपने पिछले वाले वीडियो में आपने समझा था, लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब बहुत अच्छे से हमने आपको उसमें समझाया ना। तो जस्ट लाइक ये वैसे ही है, बहुत ज़्यादा इसको हम इसमें हमें नहीं पढ़ना। देखो इसमें आपका जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपका है हेनरीज लॉ। अब वो कहाँ से आया, कैसे आया, हम इस चीज़ का डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके तो पिछले वीडियो में आपने जब पिछले वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो आपने वहाँ पे देखा था कि हमारी ये जो सॉल्युबिलिटी है वो बेसिकली कुछ चीज़ों पर डिपेंड करती है ना। जैसे कि हमने कहा नेचर ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट। फिर दूसरी हमने बात करी थी उसमें कि जो हमारा टेम्परेचर पर इफेक्ट कैसे करता है। नेक्स्ट हमने फिर कहा था कि प्रेशर पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। हमारा जो सॉलिड वाला जो हमारा जो सॉलिड सॉल्यूट होता था और जो लिक्विड हमारा जो सॉल्वेंट होता था उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता था, क्योंकि हमने एक इसका रीज़न बताया था, सिंपल सा रीज़न। आपने अगर वीडियो देखा तो आपको क्लियर होगा क्यों, क्योंकि लिक्विड और सॉलिड हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ठीक है, लेकिन इस चीज़ की अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अगर हम लिक्विड की बात करें तो इस चीज़ के लिए हमारी जो गैसेस हैं वो ज़्यादा हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। तो इस चीज़ के लिए हमारा जो प्रेशर होगा वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, प्रेशर बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा। देखो अब ये थोड़ी सी हम समरी समझते हैं कि अब ये हेनरी लॉ, देखो समझते हैं चलो, ठीक है ना। अब ये हेनरीज लॉ कहाँ से आया, कैसे आया? कुछ नहीं, देखो हमें ये पता चला भाई कि हमारा जो गैस है, ठीक है ना, अगर हम किसी गैस को किसी लिक्विड में अगर मिला रहे हैं तो प्रेशर पर बहुत ज़्यादा वो डिपेंड करता है। अगर हम हाई प्रेशर रखते हैं, है ना, तो हमारी जो सॉल्युबिलिटी होगी गैसेस की वो लिक्विड में डिसॉल्व होने की बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम इस बेसिस पे कह सकते हैं कि भाई कितनी बढ़ेगी, कितनी अमाउंट में बढ़ेगी। तो इसके लिए जो हमारे हेनरी केमिस्ट जो भी कह लो, साइंटिस्ट केमिस्ट जो भी कह लो, तो उन्होंने अपना एक सजेशन दिया। क्या कि मतलब अब उनकी अकॉर्डिंग उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। हम उसी फॉर्मूले को इस वीडियो में इस टॉपिक में समझेंगे। तो हेनरी लॉ कहाँ से आया ये पहले आप समझ लो, कहाँ से आया, यानी कि उस सॉल्युबिलिटी को मेज़र करने के लिए, है ना, कि एग्जैक्टली हम कितना प्रेशर दे रहे हैं। ठीक है, एक हेनरी हम कांस्टेंट की बात करेंगे
पर्टिकुलर प्रेशर पर हमारा जो मतलब सॉलिड यानी कि जो हमारी गैस है, उस गैस की जो डिसॉल्व होने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जा रही है। तो यही सारी चीज़ें हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। नाउ अब हम बात करते हैं इफेक्ट, है ना, फैक्टर की हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर हमारा जो सॉल्युबिलिटी है ऑफ गैस वो डिपेंड करता है। क्लियर है इतनी बात? स्टार्ट किया जाए। यही देखो बेसिक सा थीम है जो मैंने आपको बातें बताई, ये कोई मतलब वो फालतू वाली बात नहीं है। आपको इसको समझना है, सुनना है, और आप इसको अगर सुन करके फील कर रहे हो तो फिर आपको ये टॉपिक बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है। ओके वैसे देखो ये टॉपिक है बहुत छोटा ना, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बस केवल समझने वाली बात है। और देखो ये हमारी डेली लाइफ में होती हैं यार, है ना, हमेशा डेली लाइफ में होती हैं, बस आप कभी फील नहीं किए हो। अब हेनरी साइंटिस्ट जो हैं वो थोड़ा सा हाईली माइंडेड है, तो उन्होंने थोड़ा सा फील कर लिया, आप फील नहीं कर पाए, चलो कोई बात नहीं। देखो तो ना हम बात करते हैं क्या, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। ठीक है, क्या आप हेडिंग लगा लो, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। ठीक है, गैसेस पर गैसेस की सॉल्युबिलिटी पर ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिपेंड करते हैं ना। तो देखो फर्स्ट हम बात करते हैं क्या, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो सेम वही कहानी आप यहाँ पर बताओगे कि भाई पोलर पोलर नॉन पोलर एक दूसरे में बहुत अच्छे से क्या हो सकते हैं, डिसॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, हम नेचर की बात नहीं करते। नेचर वाला आपने अगर फर्स्ट वाला वीडियो देखा है तो आपको इसमें प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ना देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। समझना है, केवल समझो, ये बहुत ज़्यादा बड़ी कोई थ्योरी नहीं है, ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ये आपके डेली लाइफ पर बेसिस है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो सर टेम्परेचर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे गैसेस पर, है ना। गैसेस मतलब अगर हम सॉल्यूशन को अगर गर्म कर रहे हैं और हमारा सॉल्यूशन देखो बेसिकली कैसा है, एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हम सॉल्वेंट एज हमारा लिक्विड है और सॉल्यूट एज हमारा एक गैस है। तो उसके अगर हम उस सॉल्यूशन की अगर हम टेम्परेचर को अगर इंक्रीज कर रहे हैं बच्चे, तो देखो क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो सिंपल सी बात है, ऐसे समझो, अगर हम आपसे डायरेक्टली ये कहें, ठीक है, कि अगर आप टेम्परेचर क्या करोगे, लोअर करोगे, है ना। आपने कहा कि देखो इसको ऐसे समझते हैं, देखो जैसे आप मान लो आपने कहा कि जो सॉल्युबिलिटी होती है आपकी, है ना, समझ लो पहले, देखो हम बता रहे हैं इसको, सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कैसे बताते हैं, रुक जाओ टेंशन ना लो, इनवर्सली, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, कैसे सर, देखो बात समझो, यहाँ देखो वहाँ पर हमने दो चीज़ें देखी थी, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। यहाँ पर आपको केवल और केवल जब आप गैसों को जब आप डिसॉल्व करोगे तो आपको एक केवल और केवल एक्सोथर्मिक ही मिलेगा। तो एक्सोथर्मिक मिलेगा, इसका मतलब कि हमारा जो सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। तो चलो देखो कैसे, मान लो आपने कहा सर मेरे को नहीं आ रहा समझ में आप क्या बोल रहे हो। देखो आपने कहा सर आपके पास कोई एक सॉल्यूशन था और उस सॉल्यूशन में आपने गैस मिलाया हुआ था, है ना, और आपने कहा कि सर हम उसका जो है टेम्परेचर वो क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। बात समझ रहे हैं यहाँ से, हम उसका टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। अच्छा तो ये बताओ, अगर आप टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ कर रहे हो तो उस गैस की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बताओ क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। अच्छा सर, अगर काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज़ हो रही है तो इसकी वजह से जो मोशन ऑफ गैस है, मोशन ऑफ गैस वो भी क्या होगी भाई, इंक्रीज होगी। मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कह लो, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, है ना, वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बोलो इतनी बात समझ आ रही है। तो अगर मॉलिक्यूल्स के मोशन, अगर मॉलिक्यूल्स के मोशन में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा जो बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। बोलो सिस्टम से समझते चलो, है ना। बॉन्ड अगर ब्रेक हुआ तो अगर बॉन्ड अगर ब्रेक हो गया तो जो मॉलिक्यूल्स होगा क्या कर जाएगा, एस्केप कर जाएगा फ्रॉम सॉल्यूशन।
और अगर ऐसा हुआ, देखो अगर मॉलिक्यूल्स अगर स्केप हो गया, समझो देखो सॉलिबिलिटी का मतलब क्या है। जैसे मान लो आपने कहा सर मेरे पास ये कोई एक लिक्विड था, ठीक है, और उसमें हमारी हम कुछ अमाउंट में गैसेज ऐसे, मान लो ये जो ऐसे ऐसे जो बड़ी बड़ी जो दिख रही हैं आपको, ये मान लो गैसेज हैं, जैसे गैसेज मिली हुई हैं। अब हम कह रहे हैं कि अगर बॉन्ड्स अगर ब्रेक हुआ तो जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हट गए, यानी कि यहाँ से एक मॉलिक्यूल्स हट गया, यहाँ से मान लो एक और ये वाला मॉलिक्यूल्स हट गया। तो अब पहले क्या थे कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो गैसेस थी वो इस वाटर में मिली हुई थी। अब जब बॉन्ड जब ब्रेक हो गया, आपने जब टेम्परेचर जब ज़्यादा दे दिया, तो अब यहाँ से गैसेज हैं जो उड़ गई, हट गई, बाहर की तरफ निकल गई। तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हो गया, कम हो गया। समझ रहे हो, सॉल्युबिलिटी क्या हो गया भाई, अब कम हो गया। तो आपने कहा कि मॉलिक्यूल्स एस्केप फ्रॉम सॉल्यूशन, सो आप क्या कह सकते हो कि जो हमारी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, कितना आसान है ये चीज़, ठीक है। बट कुछ गैसेज ऐसी भी होती हैं जिनका टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। कुछ गैसेज एक्सेप्शन के फॉर्म में वो होती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन गैस, आपकी याद रखना है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो कुछ गैसेज ऐसी भी होती हैं जिनकी जो सॉल्युबिलिटी वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंक्रीज करती है। बट कुछ गैसेज जैसे कि हाइड्रोजन, बट मोस्टली गैसेज आपका ये वाला बिहेवियर शो करेंगी। क्लियर है ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा देखो थ्योरी नहीं बच्चे, बस सिंपल आपको समझना है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा। तो आपको ये बताना होगा कि भैया देखो अगर ऐसे 4 ऑप्शन दे दिया ये है तो क्या होगा, है ना। तो सॉल्युबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है तब, है ना। किस बेसिस पे आप ये बता सकते हो। क्लियर है, ये आसान सा स्टेप है, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब आप तो ये डेली लाइफ से, मतलब ये आप क्लास 11 से पढ़ते चले आ रहे हो, क्लास 10 से नहीं, क्लास 11 से पढ़ते चले आ रहे हो, तो ये चीज़ें आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, है ना। चलो ये समझ में आया आपको। तो ये बहुत छोटा सा एक टॉपिक था, ठीक है ना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो अब हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मेन इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में बहुत आसान है, आपने इसको अपनी कॉपी में लिख लिया, ठीक है, जैसे है वैसे ही आप लिख लो और समझ लो, बस फील करो थोड़ा, ठीक है। ओके सर, नाउ हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, और यहां से आपको कौन सा लॉ मिलेगा, हेनरीज लॉ मिलेगा, है ना। इफेक्ट ऑफ प्रेशर को बेसिकली किसने एक्सप्लेन किया, हेनरी ने एक्सप्लेन किया। अब आप नहीं कर पाए, अब पता नहीं आप क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि क्या सर अभी कैसी कैसी बातें करते हो। चलो देखो, तो आपने कहा सर क्या, तीसरी हम बात कर ले इफेक्ट ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है और इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन मस्ट आने हैं, ठीक है ना, मस्ट है ये आना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है। तो इफेक्ट हम बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर की, और इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बेस, ये जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है वो किसने डिफाइन किया, हेनरी ने। तो इसको हम कहते हैं क्या, हेनरीज लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से कॉन्सेप्ट मिला, ठीक है। देखो बहुत ही आसान है, इन्होंने बहुत ही सिंपल सी चीज ऑब्जर्व करी है, आप भी अपनी डेली लाइफ में कर सकते हो भाई। ये एकदम इनका जो नॉलेज है ना वो प्रैक्टिकल बेस पर था। देखो आप अभी फील करना, इन्होंने देखो कैसे किया, सिंपली क्या किया, इन्होंने एक कंटेनर लिया, ठीक है, एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर में यहां तक जो है उन्होंने वाटर भर लिया, यहाँ तक उन्होंने क्या कर लिया, वाटर भर लिया, ठीक है। और इसके ऊपर क्या, इसमें अब कुछ उन्होंने गैसेस भर दी, दैट इज समथिंग मान लो ऐसे। और गैसेस भरने के बाद इन्होंने क्या किया, इनको एक पिस्टन के थ्रू इस पूरे कंटेनर को सील्ड पैक कर दिया, ठीक है। और इन्होंने ऐसे गैसेस भर ली, यहाँ मान लो ये गैसेस हैं, ये जो बबल्स जो आपको दिख रहे हैं ये आपकी गैसेस हैं, ठीक है। इस तरीके से कुछ यहाँ भी होंगी, कुछ यहाँ भी होंगी, समझ रहे हो, कुछ यहाँ भी होंगी। चलो गैसेस को हम क्या करते हैं, रेड वाले मार्कर से डिनोट कर देते हैं, कुछ गैसेस होंगी, ठीक है। ये हुआ, और क्या किया कि इन्होंने इसके ऊपर एक छोटा सा एक उन्होंने वेट रख दिया, प्रेशर ये एक्सर्ट करेगा, तो समथिंग कुछ ऐसा जो है इसके अंदर जो कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट हुआ। अब इन्होंने क्या किया, देखो यहाँ पर आप ये बता देना है कि ये जो है वो आपका एक सॉल्यूशन है ना। और देखो होता है एग्जैक्टली यही है, ठीक है, सॉल्यूशन है, कुछ गैसेस इसमें मिली हुई हैं, कुछ जो है वो बाहर के फॉर्म, ये आपकी गैसियस फेज है, गैसियस फेज है। अब क्या हुआ, इन्होंने सेम उसी कंटेनर में, बात समझना, सेम उसी कंटेनर में, यानी कि यही कंटेनर इन्होंने फिर से क्या किया, अब इस कंटेनर में
उतना ही बड़ा बना लेंगे, नहीं तो कहोगे सर आप ये दूसरा कंटेनर कहाँ से आ गया। सेम वही कंटेनर है, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, सेम वही कंटेनर है, ठीक है। यहाँ तक क्या भरी गई है, इस कंटेनर में लिक्विड भरी गई है, ये आपकी लिक्विड भरी गई है। अब क्या किया उन्होंने, अब इसके ऊपर दो चार जो वेट है उन्होंने और रख दिया, तो अब ये कुछ नीचे तक आ गया, बोलो आएगा ना नीचे तक ना। एक वेट मान लो इन्होंने यहाँ रख दिया W1, एक वेट मान लो इन्होंने यहाँ रख दिया W2, और एक वेट इन्होंने यहाँ रख दिया W3। तो अब ये देखा गया बच्चे कि जो गैसेस थी वो कम वॉल्यूम में ज़्यादा क्या हो गई, कलेक्ट हो गई, है ना। गैसेस जो हैं वो थोड़ी सी अब डेंस हो गई, अब ऐसी बात है, गैसेस क्या हो गई, थोड़ी सी अब डेंस हो गई, ठीक है। समझो ऐसे, पहले क्या था कि पहले जो गैसेस बहुत ही कम अमाउंट में इस सॉल्यूशन से ऊपर और सॉल्यूशन के अंदर आ जा रही थी, पहली कंडीशन जो क्या थी कि बहुत ही कम अमाउंट में जो गैसेस थी वो इंटर कर रही थी और लीव कर रही थी सॉल्यूशन को, बहुत ही कम अमाउंट में लीव कर रही थी। लेकिन जैसे इसका प्रेशर बढ़ाया गया, है ना, ये आपका पिस्टन है और ये भी आपका पिस्टन है, ठीक है। तो जैसे इसका जब प्रेशर बढ़ाया गया तो अब ये देखा गया कि अब एक नया इक्विलिब्रियम तैयार हो गया। मतलब अब इस इक्विलिब्रियम में क्या है कि पहले गैसेस जो बहुत ही कम अमाउंट में सॉल्यूशन में आ रही थी, सॉल्यूशन को छोड़ रही थी, अब क्या कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में जो गैसेज हैं वो सॉल्यूशन में आने लगी और सॉल्यूशन को छोड़ने लगी। समझ रहे हो ये बात, ये फील कर पा रहे हो आप, ये फील कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो बताओ। तो ऐसा देखने को मिला, ये आप ऐसा देखने को मिलेगा, आप अपनी डेली लाइफ में भी ये चीज़ें देखोगे करके। अगर प्रैक्टिकल अगर आप करके करना चाहते हो, जैसे कि आप वो जो जब आप कोक या फिर जब आप जो थम्सअप का जब बॉटल खरीदते हो तो आप उसको ऐसे हिला देते हो ना, तो हिलाते हो तो क्या होते हैं, उनकी जो गैसेज होती हैं जब उनका जब ढक्कन खोलते हो तो गैसेज बाहर निकलती, क्यों निकलती भी हम इसी बेसिस पर हम डिफाइन करने वाले हैं। देखो बात समझना, तो आपने कहा कि अब यहाँ पे एक नया हमारा इक्विलिब्रियम बन गया और इस इक्विलिब्रियम में हमारी जो गैसेज हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में इस सॉल्यूशन के अंदर और सॉल्यूशन के बाहर क्या कर रही हैं, आ जा रही हैं। तो हमने ये कहा कि जो नंबर ऑफ जो गैसियस पार्टिकल है पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या हो गए, इसमें इंक्रीज हो गए। देखो आप नोट्स से देख लेना, बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन उसमें किया गया है, हम ये सारी सारी चीज़ें लिखने वाले नहीं हैं, बस आप समझ लो। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो इस केस में हुआ क्या कि आपने जब प्रेशर इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ जो गैसियस पार्टिकल्स हैं, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम वो इंक्रीज हो गया। बस एक बात याद रखो क्या, कि अगर आपने प्रेशर को अगर आपने इंक्रीज किया, ठीक है, तो जो नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेज। पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो भाई देखो, अगर पर यूनिट वॉल्यूम अगर भाई हमारी गैसेज अगर इंक्रीज हो गई हैं, यानी कि अब ज़्यादा अमाउंट में अब गैसेज जो हैं वो इस सॉल्यूशन के अगर अंदर आने जाने लगी तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। भाई सॉल्युबिलिटी का मतलब आप क्या समझते हो, यानी कि अब जो गैसेज हैं वो ज़्यादा अमाउंट में आ गई। भाई सॉल्युबिलिटी का यही तो मतलब होता है कि अब जो गैसेज हैं वो यहाँ पर पहले कम अमाउंट में आ रही थी, अब यहाँ पर जो गैसेज है वो ज़्यादा अमाउंट में आने लगी, तो इसका मतलब है कि जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई। तो हम ये कहेंगे कि भाई अगर हमने प्रेशर को अगर इंक्रीज कर दिया तो हमारी जो सॉल्युबिलिटी है, बताओ क्या हो गई, सॉल्युबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसी के बेस पर बच्चे देखो बात समझना, इसी के बेस पर हेनरी ने अपना लॉ दे दिया, ठीक है। अब देखो, अब मेरे को ये बताओ कि सॉल्युबिलिटी को आप कैसे डिफाइन करते हो, सॉल्युबिलिटी को आप क्या कहते हो, क्या कहते हो आप, जिसको आप ये कहते थे ना, जैसे आप कहते थे ना मोल पर लीटर, ये तो कहते थे। और इसी मोल पर लीटर को आप क्या बोल सकते हो, मोल फ्रैक्शन। सोचो, बोल सकते हो ना आपने, ये तो बातें आपने फॉर्मूले इनके पहले आपने पढ़ा ना, इसी फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे, ध्यान समझना, ठीक है। देखो, तो अब क्या हुआ कि जो हेनरी जो थे उन्होंने कहा कि भाई जो सॉल्युबिलिटी है किसी भी गैस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पार्शियल प्रेशर के। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर वर्ड क्यों यूज़ किया गया, पार्शियल प्रेशर का मतलब कि मान लो अगर एक गैसेज ना हो, बहुत सारी गैसेज हों,
मेरी बात समझना। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या है कि अगर एक गैसेज ना हो, बहुत सारी गैसेज हो, तो उसके इसमें क्या आप क्या कहोगे, पार्शियल प्रेशर, है ना। तो उन्होंने ये कहा कि भाई जो सॉलिबिलिटी होगी किसी भी गैस की किसी भी सॉल्यूशन में, वो क्या होगी, वो हमारे पार्शियल प्रेशर के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। देखो ऐसे समझो, ऐसे समझो। तो उन्होंने कहा सर कि जो सॉलिबिलिटी है, मेरी बात समझना, नोट्स में आप सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, बस कि आप केवल यहाँ पे आप चीज़ों को समझो। उन्होंने कहा सर कि जो सॉलिबिलिटी है, सॉलिबिलिटी है वो हमारे क्या है, वो हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या फिर ऐसे लिख लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। पर्टिकुलर पार्शियल प्रेशर का नाम क्यों लिया गया, क्योंकि मान लो बहुत सारी अगर गैसेस होंगी, देखो तो बहुत सारी गैसेस पे कौन वर्क कर रहे थे, जॉन डाल्टन, यानी कि ये जो हमारे हेनरी हैं, ये जॉन डाल्टन के ही मतलब लगभग आसपास के हैं, है ना। तो जॉन डाल्टन ने यही बताया था ना कि अगर मान लो बहुत सारे अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, तो हम वो पूरी की पूरी जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है उन सभी का जो अगर हम प्रेशर लेते तो हमें टोटल प्रेशर मिलता था, और वो जो टोटल प्रेशर मिलता था वो हर एक गैस के पार्शियल प्रेशर को मिला करके बनता था, समझ रहे हो, पार्शियल प्रेशर का मतलब, है ना। तो उन्होंने ये कहा कि जो हमारी जो सॉलिबिलिटी है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और देखो सॉलिबिलिटी को आपने कहा क्या, मोल फ्रैक्शन, सॉलिबिलिटी को आपने क्या कहा, मोल फ्रैक्शन। तो फाइनली यहाँ से हेनरी का एक लॉ आया, है ना। तो उस लॉ के अकॉर्डिंग, ये बात आप लिख लेना, उस लॉ के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि द पार्शियल प्रेशर, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल पी से। आपने अगर जॉन डॉल्टन का अगर आपने रूल अगर पढ़ा होगा क्लास 11 में, तो आपको पता होगा पार्शियल प्रेशर को मान लो हमने कहा सर स्मॉल पी है, इज प्रपोर्शनल टू, इज प्रपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, जिसको हम लोग कहते थे क्या, काई, याद है, स्टाइलिश एक्स काई, ठीक है ना। तो देखो मोल फ्रैक्शन दैट इज, उसी को हम क्या कर रहे हैं, सॉलिबिलिटी कह रहे हैं, सॉलिबिलिटी को हम क्या कह रहे हैं, मोल फ्रैक्शन कह रहे हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने साफ साफ इन्होंने ये कह दिया भाई कि देखो जो भी हमारा पार्शियल प्रेशर होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, काई के, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस की, है ना। तो आपको मोल फ्रैक्शन का आपको फॉर्मूला पता है, मतलब वो तो बात की बात है, आपको वो पता है। तो अब हेनरी के अकॉर्डिंग क्या हो गया भाई, हेनरी ने कहा कि जो हमारा जो पार्शियल प्रेशर दैट इज पी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, काई के, ठीक है, दैट इज मोल फ्रैक्शन के। और फिर उन्होंने ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाया तो इक्वल लगा, और इसके जगह एक कांस्टेंट आया के एच, है ना, और इनटू मोल फ्रैक्शन। तो इसी के एच को हम कहते हैं क्या, हेनरीज कांस्टेंट। ये हमारा जो के एच है इसी को हम क्या कहेंगे, हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो ये जो हेनरीज कांस्टेंट है ये अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। अलग अलग गैसों के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा, अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग होगा, क्लियर है। अब ऐसी बात है, अलग अलग टेम्परेचर पर अलग होगा, अलग प्रेशर है तो अलग होगा, अलग गैस है तो अलग होगा। ओके देखो अगर हम इसकी बात करें अगर यूनिट की, कि सर के एच की जो है यूनिट क्या हो जाएगी, तो इसकी यूनिट होगी तुम्हारी भाई प्रेशर वाली यूनिट, यानी कि बार होगी और किलो बार होगी, ध्यान रखना, बार या किलो बार, किसकी, इस हेनरी कांस्टेंट की जो हमारी जो यूनिट है, इसकी यूनिट क्या होगी, बार या किलो बार में होगा, ठीक है। अब आपने कहा कि सर इसकी जो वैल्यू है वो अलग अलग होगी। आपके पास अगर एनसीईआरटी बुक है, और अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है तो आप जा करके गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना और देखना वहाँ पर, ठीक है, आप सर्च करोगे तो आ जाएगा ऑप्शन में। देखो इसकी जो वैल्यू होती है, आप अगर एनसीईआरटी बुक में अगर आप देख पा रहे हो तो देखो जो ऑक्सीजन गैस है या अलग अलग टाइप की जो भी गैसेस है उन सभी के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, है ना, जो वैल्यू है के एच की वो अलग अलग है ना, और किसमें है, बार या किलो बार में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया, मतलब कि हम ये कह सकते हैं भाई, देखो एक बात यहाँ से आप ध्यान रखना कि अगर हमारा जो के एच है अगर वो ज़्यादा होगा, समझो के एच अगर क्या है,
किसी भी गैस का अगर KH अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि उसका जो मोल फ्रैक्शन होगा, दैट इज इसको हम कहेंगे काई, वो क्या होगा, कम होगा। देख लो ना यहाँ से, आप इस मोल फ्रैक्शन दैट इज काई को आप यहीं पर छोड़ दो, इस KH को इधर भेज दो तो अपॉन में आएगा, अपॉन में आएगा मतलब अगर ये ज़्यादा हुआ तो ये कम होगा। तो ये बात थोड़ी सी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे अच्छा अगर हम बात करें अगर टेम्परेचर की, है ना, देखो तो अगर आप टेम्परेचर को अगर हाई करोगे, ठीक है, तो आपकी सॉलिबिलिटी क्या होगी, टेम्परेचर अगर आप हाई कर रहे हो तो सॉलिबिलिटी आपकी डिक्रीज होगी, और अगर सॉलिबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है कि क्या कह सकते हो, हाँ तो ठीक है, KH हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। सॉलिबिलिटी अगर आपकी अगर डिक्रीज हुई तो KH आपकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। प्रेशर अलग चीज़ है भाई, प्रेशर की हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं सॉलिबिलिटी से, ये आपकी सॉलिबिलिटी दैट इज आपका मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन मतलब क्या, सॉलिबिलिटी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है। इसलिए ऐसा होता है कि जो ठंडे पानी की जो मछलियाँ होती हैं, है ना, देखो पानी अगर ठंडा है एज़ कम्पेरिजन टू हॉट की अगर हम बात करें, तो अगर पानी अगर ठंडा है तो मछलियों के लिए क्या होगा, जो ऑक्सीजन की जो सॉलिबिलिटी होगी उस पर्टिकुलर पानी में, और अगर हम एक जगह अगर एक गर्म पानी रख देते हैं तो उस कोल्ड वाटर में जो ऑक्सीजन की जो सॉलिबिलिटी होगी वाटर में वो क्या होगी, एज़ कम्पेरिजन टू हॉट वाटर ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस वजह से मछलियाँ जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं कोल्ड वाटर में एज़ कम्पेरिजन टू वार्म वाटर। तो ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने ये चीज़ें समझ लिया, है ना, कि एग्जैक्टली ये चीज़ क्या है और कैसे क्या हो रहा है, कि इसका जो टेम्परेचर है या प्रेशर है वो कैसे क्या बढ़ रहा है, ठीक है। देखो आप यहाँ से एक बात और समझो, न्यूमेरिकल के पर्पज से हम आपको ये बात बता रहे हैं, ठीक है। देखो आपने कहा सर P जो पार्शियल प्रेशर है आपका, पार्शियल प्रेशर किस में होगा, बार में होगा, K भी आपका किलो बार में होगा, और ये काई तो आप जान ही रहे हो, है ना, मोल को लेते हो। तो आपने क्या आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है मोल फ्रैक्शन का, देखो मोल फ्रैक्शन की अगर हम बात करते थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, इससे अभी देखो हम एक रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे और सेम है अभी हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाले हैं। आपने कहा सर हमें मोल फ्रैक्शन का हमें फॉर्मूला पता होता था, पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन हम किसी कंपोनेंट का लेते थे, मोल फ्रैक्शन किसका लेते थे, पर्टिकुलर किसी कंपोनेंट का। मान लो कि हम मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट की अगर हम बात करते थे, किसी भी कंपोनेंट, वो कंपोनेंट आपका सॉल्यूशन या सॉल्वेंट हो सकता था, कंपोनेंट की अगर हम बात करते तो हम कहते थे मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट, जो भी आप कंपोनेंट ले रहे हो आपको उसका मोल्स ऊपर लेना पड़ता था, है ना, अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन में दो चीज़ें आएंगी, क्या, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, तो दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसके जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, और करके, कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही ना, चाहे आप टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन लिखो या इसकी जगह ये लिख दो। तो यानी कि ये जो x है, ध्यान रखना बच्चे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको हम ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। ये जो x कहने का मतलब ये जो काई है, इसके जगह आप ये भी रख सकते हो, है ना, ध्यान से समझना। अब देखो हमने ये सारी चीज़ें हमने देख ली, और इससे रिलेटेड हमने जो बेसिक्स हमारा जो अभी हम जो न्यूमेरिकल एक लगाएंगे, है ना, अभी हम वो देखेंगे, बट इसके पहले हम थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं, इसका हम यूज़ देख लेते हैं कि हम इस पार्शियल प्रेशर यानी कि हम ये जो हेनरीज लॉ है, इस हेनरीज लॉ का हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। देखो सबसे पहला जो आपका यूज़ है वो है जैसे भाई मैंने आपको बार बार बताया कि जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, है ना, तो कोल्ड ड्रिंक का जब आप उसको जब ओपन करते हो, ठीक है, तो क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें CO2 जो है वो भरी हुई होती है। कौन सी गैस भरी हुई होती है, CO2 भरी हुई होती है। देखो तो क्या होता है कि मान लो आपने कहा मेरे पास ये एक कोल्ड ड्रिंक है, जैसा भी समझ लो, इस तरीके से नहीं होगा, जैसे भी समझ लो इस तरीके से है कुछ, ठीक है, और कोल्ड ड्रिंक का ये मेरे पास एक बॉटल है और इसमें जो है वो मेरा कोल्ड ड्रिंक भरा हुआ है, और इसमें साथ साथ हमारी इसमें CO2 गैस भी भरी हुई है ना, इसमें CO2 गैस भी भरी हुई है। और ये जो बॉटल होता है इसको कुछ पर्टिकुलर इसका कुछ प्रेशर होता है ना, जो भी हमारी गैसेस भरी जाती हैं वो पर्टिकुलर कुछ प्रेशर पर भरी जाती हैं। आप रीज़न बता सकते हो इसका रीज़न क्या है कि पर्टिकुलर इस CO2 गैस को पर्टिकुलर कुछ प्रेशर पर क्यों भरा जा रहा है, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि उस प्रेशर पर इस गैस की सॉल्युबिलिटी इस लिक्विड के साथ ज़्यादा होगी। ये बात समझ में आ रही है। आप जब ढक्कन खोलते हो तो अचानक से जो गैसेस हैं, जो बबल्स हैं, वो बाहर की तरफ निकलने लगती हैं। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न यही बच्चे कि जैसे ही आपने कैप को आपने ओपन किया तो प्रेशर क्या हो गया,
डिक्रीज हो गया, समझना, प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो अगर आपने अगर कैप को अगर आपने ओपन किया तो प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो अब हेनरीज लॉ क्या कहता है भाई कि अगर प्रेशर अगर डिक्रीज होगा तो जो सॉल्युबिलिटी होगी वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। बोलो, अगर प्रेशर अगर डिक्रीज हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो डिक्रीज भाई कैसे होगा, तो अब इसके जो बबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके बाहर आने लगते हैं। ऐसे देखते हो, ये ऐसे ऐसे आवाज करने लगता है और जो बबल्स होते हैं वो बाहर आने लगते हैं, होता है ना ऐसा। तो इसका मतलब है कि जो आप जो कहने का सीन क्या है कि आपने कैप को ओपन किया, दैट इज आपने इसका प्रेशर डिक्रीज कर दिया। भाई इसमें कुछ अमाउंट ऑफ प्रेशर भरा हुआ था, रखा हुआ था, आपने प्रेशर को कम कर दिया, तो प्रेशर कम करने की वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दैट इज अब जो बबल्स होंगे, जो जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, बात समझना, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो इस लिक्विड में थे, आराम से मस्त से उस प्रेशर के अंडर में रह रहे थे, अब आपने जैसे ही प्रेशर को हटाया ये फ्री हो गए और ये बाहर की तरफ निकलने लगे यूं, चुक 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 चुक। बहुत ज़्यादा अगर आप ऐसे अगर इस बॉटल को अगर ऐसे हिला देते हो तो ये बबल्स आपके बाहर भी निकलने लगते हैं बॉटल से, ठीक है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा आपने डिक्रीज कर दिया। ओके, तो इसका रीज़न आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। अगर आपके छोटे भाई बहन पूछे कि भैया दीदी ऐसा क्यों होता है, तो आप अब बता सकते हो, शर्मिंदा नहीं होगी कि बाबू मेरे को नहीं पता, है ना। अब बता सकते हो कि ऐसा देखो बच्चे क्यों होता है। प्रेशर आपने कम किया तो प्रेशर कम होने की वजह से अब इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी कि अब जो गैसेज इसमें जो मिले हुए थे वो अब इस लिक्विड को छोड़ करके भागना चाहेंगे। भाई वो अब सॉल्युबल क्यों होना चाहेंगे आपने, क्योंकि आपने प्रेशर कम कर दिया। पहली चीज देखो, दूसरा एप्लीकेशन इसका क्या है, दूसरा एप्लीकेशन इसका क्या है, दूसरा एप्लीकेशन है समथिंग ऐसे कुछ, देखो ये डीप सी डाइविंग का है। अब ये डीप सी डाइविंग का क्या मतलब है, जैसे आपने गोताखोर के बारे में सुना है, गोताखोर, डीप सी डाइविंग, जो डाइवर्स होते हैं जिसको हम लोग गोताखोर कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना, आपने देखा होगा। तो क्या होता है कि जब वो समुद्र के अंदर जब जाते हैं, बहुत ही नीचे जाते हैं, बहुत ज़्यादा नीचे जाते हैं, है ना, तो देखे होगे कि उनके पीठ पर एक एक सिलेंडर होता है ना, वो एक सिलेंडर लेकर के जाते हैं और उस सिलेंडर में क्या होती है, गैसेस भरी हुई होती है। देखो अब उन सिलेंडर में बेसिकली कौन सी गैस भरी हुई होती है, तो उन सिलेंडर में बेसिकली दो गैसेस या मोस्टली तीन गैसेस भरी हुई होती हैं, एक ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन और एक हीलियम। तीन गैसेस भरी होती हैं, मोस्टली दो गैसेस ऑक्सीजन और हीलियम भरी हुई होती हैं, है ना। रीज़न क्या है, देखो आप एटमॉस्फेयर में आप जो गैसेस आप जो इनहेल करते हो अपने अंदर, है ना, वो ऐसा नहीं है कि आप केवल और केवल प्योर ऑक्सीजन गैस ही इनहेल करते हो। आपको पता है भाई एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सी गैस है, नाइट्रोजन, देन उसके बाद ऑक्सीजन है। तो आप कुछ ना कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन भी लेते हो, है ना। तो आप प्योर ऑक्सीजन गैस इनहेल नहीं कर सकते। अगर ऐसा करोगे ना तो ऐसा कहा जाता है कि जो अंदर की जो सिस्टम है देखो ऑक्सीजन चीज़ों को क्या करती है, बर्न करती है। तो अगर आप प्योर अगर ऑक्सीजन ले रहे हो तो जो अंदर वाले आपके जो भी फूड को डाइजेस्ट करने वाली जो भी आपकी सिस्टम है, मशीन है, वो बर्न हो जाएगी। बट ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा जो ठीक देखो। तो हमने कहा सर अगर हम जो है वो केवल ऑक्सीजन नहीं ले सकते, है ना, हम मिक्सचर ऑफ एयर लेते हैं, दैट इज ऑक्सीजन भी और उसके साथ नाइट्रोजन भी होता है और भी अदर गैसेज होती हैं, हम वो सारी की सारी गैसेज को लेते हैं। तो देखो क्या होगा, मेरी बात यहाँ समझना, अगर जो डाइवर्स हैं वो मान लो कि केवल और केवल ऑक्सीजन गैस ही अपने सिलेंडर में भर के मान लो ले गए, तो मान लो वो बहुत अंदर चले गए, बहुत अंदर चले गए, सी के बहुत अंदर चले गए। अब मेरी बात बताओ, जैसे जैसे वो अंदर जाएंगे, जैसे जैसे वो अंदर जाएंगे तो वैसे वैसे उस गैस की जो सॉल्युबिलिटी है, जैसे देखो उन्होंने उस गैस को अपने कहाँ से मतलब एज अ मास्क, एज वो मतलब वही तो अपने उस गैस को अपने अंदर बॉडी के अंदर इनहेल कर रहे हैं। तो उस गैस की जो सॉल्युबिलिटी होगी पर्टिकुलर हाई प्रेशर पर, क्योंकि बहुत अंदर चलेगा ना वो, तो प्रेशर क्या हो गया, हाई हो गया, प्रेशर क्या हुआ, हाई हो गया। तो अब इन गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी होगी, यानी कि जब इन्होंने इस गैस जो भी अपने पेट पर उन्होंने जो भी सिलेंडर लादा हुआ था, उस सिलेंडर के थ्रू उन्होंने गैस को अपने अंदर इनहेल किया, तो अब वो आपके ब्लड के साथ जाकर के मिल बहुत ही अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, सॉल्युबल, मतलब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में वो सॉल्युबल हो जाएगा आपके गैसेस के, आपके ब्लड के साथ मिल करके, क्योंकि आपका ब्लड एज एक लिक्विड है और आपने इनहेल किया एज एक गैस, और उस गैस की सॉल्युबिलिटी ब्लड के साथ बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, अभी तक तो यहाँ तक तो नॉर्मल है, लेकिन अब आप ऊपर आए, सी के आप अब ऊपर आ रहे हो ना,
तो जब आप सी के जब आप ऊपर आए हो तो आपने अपनी बॉडी के अंदर जो भी गैसेस इनहेल करी हैं, समझ रहे हो, जो भी गैसेस आपने अपने बॉडी के अंदर ली हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, जो आपके ब्लड से बहुत ज़्यादा क्या हो गया, सॉल्युबल हो गया, तो आपने बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या कर लिया, आपने बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन गैस ले लिया। आपने केवल ऑक्सीजन गैस ही ले गए थे कि चलो भैया हम तो ऑक्सीजन गैस लेते हैं, हम केवल ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाएंगे, आपने किसी का मिक्सचर नहीं लिया। तो जब आप ऊपर आओगे ना, बात मेरी समझना, जब आप ऊपर आओगे तो जो प्रेशर है वो क्या होगा, अब डिक्रीज होगा, प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आपकी बॉडी में जो भी ब्लड फ्लो कर रहा है ना, अभी जब आप अंदर थे, यहाँ पर थे, तो उसमें तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़िया थी, ठीक है, आपको मजा आ गया ऑक्सीजन लेने में। लेकिन जब आप ऊपर आ गए तो अब उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। जैसे कि आपने ये कैप जब आपने खोला था तो ये जो बबल्स थे वो बबल्स के फॉर्म में बाहर निकल रहे थे, तो अब वैसे ही आपकी बॉडी के अंदर भी क्या होने लगेंगे, उस ब्लड में बबल्स बनने लगेंगे, समझ रहे हो, बबल्स बनने लगेंगे। और जब बबल्स बनने लगेगा तो यानी कि ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा। अगर ब्लड का फ्लो नहीं होगा तो मे भी शायद आपकी सडन डेथ हो जाएगी, आप डीकम्प्रेस हो जाओगे, फट जाओगे शायद, बबल बनते 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 आपकी जो नसें हैं वो फट जाएंगी। कहते हैं ना कि अचानक से जब जो गोताखोर होते हैं वो अचानक से ऊपर नहीं आते, वो धीरे 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 आते हैं, रीज़न यही होता है, समझ रहे हो। तो इसलिए हम केवल ऑक्सीजन गैस लेकर के नहीं जाते, हम मिक्सचर ऑफ गैसेस लेकर के जाते हैं। ऑक्सीजन भी हम टोटल या फिर हम केवल नाइट्रोजन, समझ रहे हो, तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हम नाइट्रोजन लेकर के जाते हैं, देन उसके बाद ऑक्सीजन, देन बहुत ही कम अमाउंट में हम हीलियम लेकर के जाते हैं। तो ये इसका रीज़न है, समझ रहे हो मेरी बात। तो आपको बस यहाँ से ये कॉन्सेप्ट याद रखना है बच्चे, क्या कि आपने प्रेशर अगर कम किया तो जो सॉल्युबिलिटी है वो कम हो गई, सिंपल। आपने ये बताओ, ये आप देखो, आप हमेशा कोल्ड ड्रिंक पीते हो, हमेशा पीते होगे, इवन इस कोरोना टाइम में भी आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे होगे, पीने से तो पीछे हट नहीं रहे होंगे, है ना। तो यानी कि आपने अगर इसके प्रेशर को अगर आपने कम किया तो इनके गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है, जो अभी वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में इस लिक्विड के साथ अभी वो मिक्स थे, है ना, अब वो क्या हो गया, जैसे ही आपने प्रेशर को कम किया तो वैसे ये जो गैसेस हैं वो बाहर भागने लगी। आप देखे होगे कि जब आप एक कोल्ड ड्रिंक बोतल जब आप खरीद करके लाते हो तो जो अंदर की जो चीज़ें, जब आप अगर ढक्कन अगर नहीं खोले हुए रहते ना, तो अंदर की चीज़ें बड़ी शांत शांत लगती है ना, मतलब कितना शांत माहौल ऐसा लगता है। लेकिन आप उसको ऐसे थोड़ा सा हिला दो और फिर उसका ढक्कन खोल दो, फिर देखो माहौल जो है वो अशांत हो जाएगा। तो यही होता है, रीज़न क्या है कि आपने उसके प्रेशर को कम कर दिया, दैट इज़ जो सॉल्युबिलिटी है गैसेस की वो कम हो गई, मतलब वो लिक्विड से निकल करके बाहर भागने लगे। बस ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात, ऊपर ऊपर तो नहीं जा रही है ना, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो बेसिक सा नॉलेज यार, मतलब जो चीज़ें आप डेली लाइफ में फील करते हो ना, हम उससे रिलेटेड चीज़ों को आपको हम अटैच करके दिखा रहे हैं, शायद आपको ये हेल्प करे। या फिर आप कहोगे सर आप ये पता नहीं क्या क्या कैसी कैसी चीज़ें पढ़ा रहे हो, बट ये रियलिटी है, आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप नोट्स से चीज़ों को देख लेना। बट समझने का काम यार तो देखो हम ऐसे ही करेंगे, जितनी ज़्यादा देखो डाउन टू अर्थ बनोगे ना, उतना ही ज़्यादा आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है, ठीक है। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही है, चलो अपनी न्यूमेरिकल चेक करते हैं, ठीक है। देखो बच्चे, एक हम क्वेश्चन करने वाले हैं, एक क्वेश्चन आप ध्यान समझोगे, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, ठीक है ना, मेरी बात ध्यान समझना। देखो ये आपका एग्जांपल नंबर 2.4 है, क्या कह रहा है कि इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर, N2 गैस का कुछ बबल बन रहा है ना, जो कि वाटर में मिक्स किया गया होगा तो इसलिए बबल बन रहा है, ठीक है, एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिली मोल्स, देखो क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी मिली मोल्स, ठीक है, हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है, मतलब कि कह रहा है कि कितने मिली मोल्स ऑफ N2 गैस बनेंगे जो कि कितने लीटर वाटर में डिसॉल्व किए गए, 1 लीटर ऑफ वाटर में डिसॉल्व किए गए हैं। एज्यूम दैट N2 एक्सर्ट्स अ पार्शियल प्रेशर, अब N2 की पार्शियल प्रेशर यानी कि आपको ये P दे दिया गया, गिवन दैट KH यानी कि आपका ये हेनरीज कांस्टेंट दे दिया गया फॉर N2 एट 293 केल्विन इज 74, ये आपका KH दे दिया गया। तो सबसे पहले देखो बच्चे हमें क्या करना है, हमें करना है क्या, गिवन क्या है सर मेरे पास, देखो कह रहा है कि N2 गैस इज बबल थ्रू वाटर एट 293 के, ठीक है, टेम्परेचर की बात है। हाउ मेनी मिली मोल्स, यानी कि देखो मिली मोल्स कह रहा है, तो मोल्स याद आया, मोल्स हम बात करते थे मोल्स की, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या निकालना सीखा था, मोल्स निकालना सीखा था, बट यहाँ पे ये कह रहा है मिली मोल्स। तो मान लेते हैं मिली मोल्स हमारे n मिली मोल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ मिली मोल्स कितने हैं, या टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, हमने मान लिया कि लेट टोटल नंबर ऑफ जो मोल्स है ऑफ N2 वो कितना है, इज इक्वल टू n मोल्स है, n मोल्स मान लेते हैं,
वो बाद में मिली में कन्वर्ट कर लेंगे, तो बात की बात है, पहले हम मोल्स तो निकाल लें एग्जैक्टली, अगर हमने मोल निकाले तो मिली मोल निकालेंगे, 10 - 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो देखो, ओके सॉरी 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखो तो हमने कहा सर मान लेते हैं ये, अब कह रहा है कि डिसॉल्व 1 लीटर ऑफ वाटर, दैट इज अमाउंट ऑफ वाटर दे दिया गया, 1 लीटर ऑफ वाटर है, ठीक है। एज्यूम दैट N2 एक्सर्ट अ पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस, यानी कि स्मॉल p इज इक्वल टू कितना दे दिया 0.987, ठीक है। बार कितना है, ये बार में है, प्रेशर है तो बार में होगा। एंड गिवन दैट KH इज इक्वल टू दे दिया है, कितना दे दिया है 74.48। अच्छा ये एक मिनट, ये किलो बार में दिया गया है ना, ये आपका किलो बार में है, ठीक है, ध्यान रखना आप। तो ये आपका है किलो बार, ओके। देखो बच्चे बहुत ही ध्यान से समझना, हम आपको सिंपल सा पहले एक बार कॉन्सेप्ट बताएंगे, अगर आपको समझ में आया अच्छी बात है, नहीं आया हम करके बताएंगे। देखो आपसे साफ साफ पूछ रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। सिंपल, आप बस इतना सोचो कि आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ N2, दैट इज आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछा गया है N2 का, वो अलग बात है कि मिली मोल्स में पूछा गया, वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल सोचो ना आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, ठीक है। तो अब ये कह रहा है पार्शियल प्रेशर की बात कर रहा है, तो भाई देखो पार्शियल प्रेशर की अगर बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि क्या अप्लाई किया गया होगा, हेनरीज लॉ अप्लाई किया गया होगा। तो आप जानते हो बच्चे कि हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग आप क्या जानते हो, हेनरीज लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि जो आपका पार्शियल प्रेशर होता है वो KH इंटू मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू स्मॉल p इज इक्वल टू KH इंटू काई, है ना। अच्छा अगर आप बात करो यहाँ से, अगर आप यहाँ से अगर मान लो काई अगर निकालना चाहते हो, यानी कि आप यहाँ से अगर मोल फ्रैक्शन अगर आप निकालना चाहते हो N2 का, किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन N2, तो आप क्या करोगे, आप यही तो करोगे, N2 को आपने मतलब काई को आपने ही छोड़ दिया, इसके H को आपने इधर भेज दिया, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोल अपॉन हेनरीज कांस्टेंट, समझ रहे हो। अच्छा तो ये आपने क्या कहा सर, ये ध्यान देना, ये ध्यान देना, ये आपका क्या है, ये आपका है मोल फ्रैक्शन, ये आपका क्या है मोल फ्रैक्शन। और आप मेरे को बताओ, क्या आप मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला नहीं जानते हो, नहीं जानते हो आप मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आप जानते हो, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू पर्टिकुलर हम किसी कंपोनेंट का लेते थे, तो अगर हम आपसे कहें बच्चे कि मोल फ्रैक्शन, देखो बात समझना बात समझना बात समझना बात समझना, बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। आपने कहा सर चलो हम इसकी पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एक्स नहीं सॉरी काई स्टाइलिश एक्स कह सकते हो, N2 इज इक्वल टू मतलब मोल फ्रैक्शन, इसका मतलब क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, समझ रहे हो, ये काई का मतलब क्या है मोल फ्रैक्शन, आपने पढ़ा ना इसके पिछले वाले वीडियो में, जाओ देखो, अगर आपने नहीं देखा तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है ये, ठीक है, तो गूगल पर जाएगा। ओके आपने कहा सर मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इज इक्वल टू, देखो हम क्या कहेंगे, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, पार्शियल प्रेशर देखो कितनी दी गई है 0.987 अपॉन KH आपका किसमें दिया गया है, किलो बार में दिया गया है, दैट इज 74.48 किलो बार में है, तो हम इसको क्या करते हैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज ये बार में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला काम करना पड़ेगा, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका ये कितना आएगा, कि आपका आएगा 1.29 इंटू 10⁻⁻5 मोल फ्रैक्शन, बार से बार कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया किसका, नाइट्रोजन का, समझना मेरी बात, आपने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया किसका, आपने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, आपने कहा दैट इज, इसका मतलब क्या है आप लिख लो यहाँ पे साफ साफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, इज इक्वल टू 1.29 इंटू 10⁻⁻5, ये आपने निकाल लिया। आप मेरे को बताओ कि आप मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला जानते हो, आप नाइट्रोजन की मोल फ्रैक्शन अगर आपको निकालना होगा तो आप क्या जानते हो, सिंस वी नो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 क्या होता है भाई, मोल्स भूल गए, मोल्स ऑफ N2 अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। आपने कहा नहीं सर हम ऐसा नहीं रखेंगे, हम ऐसे रखते हैं, टोटल मोल्स का मतलब क्या, मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल ऑफ, किसमें कौन सा है N2 किसमें मिलाया गया, वाटर में, मोल्स ऑफ वाटर। तो आपको यहां से दो चीजें निकालनी है, क्या, देखो आपने मोल्स ऑफ, यही तो आपसे पूछ रहा था, समझ गए मेरी बात, नहीं समझ गए अभी भी आया समझने, कोई बात नहीं, समझो आपसे यही तो पूछा है, मोल्स ऑफ N2 ही तो पूछा है। देखो आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ N2,
यही तो आपसे पूछा है भाई, N2 ही पूछा है, यानी कि ये स्मॉल एन आपने क्या माना है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 आपने कितना माना है, स्मॉल एन मान लिया, दैट इज आप इसकी जगह कितना रखोगे, n रखोगे। चलो इसकी जगह आप कितना रखोगे, n रखोगे। अब हम बात करते हैं मोल्स ऑफ वाटर की, तो अब बताओ मेरे को मोल्स ऑफ वाटर आप कैसे निकालोगे। सब भूल गए हैं, मतलब भूल गए या तो फिर आपने लगाया नहीं, या फिर अभी आप तो जस्ट थोड़ी देर पहले लगाए हो ना, आपने इसके पहले तो वीडियो देखा है ना। तो मोल्स ऑफ वाटर, तो मोल किसी भी कंपाउंड का हम मोल कैसे निकालते हैं, हम कहते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास ऑफ किसका, H2O और H2O, ठीक है। अब देखो गिवन मास का मतलब कि मतलब कितनी आपकी लीटर दी गई, 1 लीटर, तो 1 लीटर यानी कि अब देखो लीटर में नहीं रखते हम, क्या रखते हैं, ग्राम में रखते हैं, दैट इज 1000 ग्राम कह सकते हैं, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ग्राम कह सकते हैं ना, ठीक है। अपॉन मोलर मास ऑफ H2O कितना हो जाएगा, 18, भाई H2O है, कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन 16, कितना हो गया, 18 हुआ। इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 55.5, ठीक है, मोल्स। अच्छा तो रख दिया जाए इसमें, आपने कहा सर ये मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, देखो तो अच्छा एक मिनट मेरी बात समझना, आपने कहा सर कि मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ N2, देखो मोल्स ऑफ N2 आपने कितना माना है, n माना है, स्मॉल n आपने मान लिया है, अपॉन मोल ऑफ N2 दैट इज स्मॉल n प्लस मोल ऑफ वाटर कितना आया 55.5। अब देखो आपने थोड़ी देर पहले अभी बच्चे क्या निकाला है, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 दैट इज काई N2 आपने निकाला है, कितना आया था, इसकी जगह दैट इज यही तो आपका काई N2 है, बोलो इतना रख सकते हैं क्या, ये कहें या ये कहें, तो कितना आया था, देखो क्या था आपका 1.29 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू n की जगह n ही रखेंगे अपॉन n प्लस 55.5। देखो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो तो इस n की जो वैल्यू होगी, यानी कि ये जो n होगा, नंबर ऑफ जो आपका मोल्स आएगा किसका, नाइट्रोजन का, वो इसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा कम होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से हमेशा ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आपको ऐसा लगे कि ये वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है, तो आप इस वैल्यू को क्या कर दोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे, ठीक है। ये तरीका होता है करने का, ध्यान रखना। तो आपने कहा कि सिंस n क्या है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो हम कहेंगे कि n इज़ मच लेस देन 55.5, तो हम इसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा आपके पास 1.29 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू n अपॉन 55.5। सो फाइनली आप यहाँ से n निकाल सकते हो, n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो आप डायरेक्टली इसका, तो आपका ये आ जाएगा लगभग 71.59 इंटू 10⁻⁻5, ये आपका है मोल्स में, बात समझना, ये क्या है कि इसमें मोल्स में है। तो आपने कहा सर मेरे को मोल्स में नहीं चाहिए, आंसर मेरा कह रहा है कि मिली मोल्स में निकालो, तो मिली मोल्स में निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 71.59 इंटू 10⁻, कितना कर लें, माइनस का कितना कर लिया जाए, 2 मिली मोल्स। बोलो सर ऐसे कैसे हो गया, सर ऐसे कैसे हो गया, देखो मोल्स है भाई, मोल्स से मल्टीप्लाई, मोल्स को मिली मोल्स में करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 10⁻³ से मल्टीप्लाई, देखो मोल्स ज़्यादा होता है एज कम्पेरिजन, अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो 1 मोल इज इक्वल टू 10⁻³ मिली मोल, जैसे कहते हैं ना किलोमीटर डेकामीटर डेसीमीटर, तो वैसे ही मिली है ना, तो मोल्स दैट इज मिली, मोल्स से आपको जाना है मिली मोल्स में, तो 10⁻³ से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो जब आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, 10⁻², या आप ये भी लिख सकते हो, क्या दिख रहा है आपको, n इज इक्वल टू, आप ये लिख लो n इज इक्वल टू, देखो 0.7159 मिली मोल्स, और यहाँ पे एक आंसर लिख देना क्या, अप्रॉक्स, ठीक है। कैलकुलेशन आप अपनी थोड़ी सी इंप्रूव करो, यानी कि कैलकुलेशन मतलब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सारी चीज़ें थोड़ी सी आप अपने इंप्रूव करो, तो ऐसे करेंगे बच्चे, ठीक है ना। आ रही मेरी बात समझ में, कर लोगे आप। तो इसके 2 एग्जाम्पल्स आपके और दिए गए हैं, है ना, जो एग्जाम्पल्स नंबर 2 जो इन टेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है ना 2.5 या 2.6 ऐसे कुछ करके है, तो आप उसको भी ट्राई करोगे। बोलो बहुत आसान है, याद रखना। देखो नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स है ना,
यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है, N2 का नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? तो हम एक बार मोल फ्रैक्शन हम ऐसे निकाल लेंगे बाय द पार्शियल प्रेशर, हाँ है ना, जो पार्शियल प्रेशर यानी कि जो हेनरीज लॉ है उसके थ्रू हम मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे अपना फॉर्मूला अप्लाई करके। देन हम एक मोल फ्रैक्शन का एक और फॉर्मूला जानते हैं, तो भाई दोनों मोल फ्रैक्शन है तो दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल ही होगी, तो दोनों की वैल्यू को हम आपस में इक्वल रख देंगे। वहाँ से इस टाइप से ध्यान रखना कि समय हम एन को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आप क्या कर लोगे, अपने क्वेश्चन को निकाल लोगे। बस ये बात ध्यान रखना। देखो ऐसे भी समझ लो, जब आप इस n को जब आप इधर भेजोगे तो n इंटू 1.29 दिस, इसका मतलब क्या है पता है कि 0.00000000129 n। तो अब आप 0.000 जब आप इसमें ऐड करोगे तो इस पर कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम n को रिड्यूस कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं। तो ये आपने इस तरीके के क्वेश्चन आपने कर लिया। आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि हाँ सर मैंने इसके जस्ट बाद का जो एग्जांपल है, जो इन टेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, मैंने उसे कर लिया है या सर मेरे से नहीं हो पा रहा है, आप प्लीज़ बता दो, ठीक है। तो हम बता देंगे, फिर देखेंगे जस्ट अगर मेरे को अगर सुबह अगर टाइम मिलता है कल या फिर आज सुबह अगर टाइम मिलता है इन लेक्चर्स के अपलोड करने के बाद, तो फिर हम उन 2 क्वेश्चन को भी जल्दी से एक्सप्लेन करके डाल देंगे, अपलोड कर देंगे, आप देख लेना, ठीक है। आप रेगुलर पढ़ाई करो, ठीक है। और बच्चे आप ये मत करो कि सर ये नेक्स्ट वीडियो वो वीडियो, ठीक है। आप टेंशन ले रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन वीडियो को देखने के बाद आप बच्चे रिप्लाई करो कि हाँ सर ये वीडियो ये वीडियो ये वीडियो, ठीक है। और देखो हम भी आपके रिप्लाई का आंसर जोड़ देते हैं कि हाँ बच्चे करेंगे ज़रूर, हम टॉपिक को कवर करेंगे, हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, ये हम सारी चीज़ें बताते हैं, बार बार बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप पढ़ रहे हो, अच्छी बात है आप पढ़ रहे हो, ठीक है, वो हमें भी जान रहे हैं पढ़ रहे हो आप, लेकिन आप चीज़ों को और अच्छे से पढ़ो। क्योंकि पता है मेरे को लगता है कि या तो फिर आप, मेरे ख्याल से लगता है कि आप वीडियो को फिर आप डाउनलोड कर लेते हो, क्योंकि डाउनलोड करने के बाद फिर वॉच आवर मिलता नहीं है, वॉच टाइम फिर मिलता नहीं है, तो डाउनलोड कर ले रहे हो, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वो आपकी अलग मजबूरी होगी, चलो हम इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। बट जो भी हो आप अपनी पढ़ाई करो, पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखो, ठीक है, जैसा भी है जो भी पढ़ाई करो। चलो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना बच्चे आप ख्याल रखो।